जिस पेपर को हम देख रहे हैं उसका नाम है अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसे 2017 में गूगल और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के रिसर्चर्स की एक टीम ने पब्लिश किया था। इसके ऑथर्स जिन्होंने बराबर का कंट्रीब्यूशन दिया है उनमें आशीष विश्वसवानी, नोम शेजीर, निकी परमार, जेकब उस्कोरिट, लियो जोन्स, एडन गोमेज, लुकास कैसर और इलिया पोलोसुखिन शामिल हैं। अब आइए उनके काम की मेन समरी पर एक नजर डालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ज्यादातर सिस्टम जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं या वर्ड्स के सीक्वेंस को प्रोसेस करते हैं वे पहले कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स पर डिपेंड करते थे, जो स्टेप्स को बार बार रिपीट करते थे या टेक्स्ट को पार्ट्स में स्कैन करते थे। इन्हें रिकरेंट या कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स कहा जाता है और आमतौर पर इनके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, इनपुट को समझने के लिए एक एनकोडर और आउटपुट जनरेट करने के लिए एक डिकोडर। सबसे अच्छे सिस्टम इन दोनों पार्ट्स को एक अटेंशन मैकेनिज्म नाम की चीज से भी जोड़ते थे, जो मॉडल को सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस करने में मदद करता है। रिसर्चर्स ने एक नया और सिंपल डिजाइन प्रपोज किया जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो सिर्फ अटेंशन मैकेनिज्म का यूज करता है और रिपीट होने वाले और स्कैन करने वाले स्टेप्स को पूरी तरह से हटा देता है। इसके बाद उन्होंने इस नए मॉडल को 2 ट्रांसलेशन टास्क पर टेस्ट किया। रिजल्ट से पता चला कि ये मॉडल्स न केवल क्वालिटी में बेहतर हैं बल्कि वे इंफॉर्मेशन को पैरेलल में भी प्रोसेस कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें ट्रेन होने में बहुत कम समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके मॉडल ने 2014 के वर्कशॉप ऑन मशीन ट्रांसलेशन के इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन टास्क पर 28.4 का बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडर स्टडी स्कोर अचीव किया, जिसने पिछले बेस्ट रिजल्ट्स को पीछे छोड़ दिया। इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन टास्क पर इसने 8 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर केवल 3.5 डेज तक ट्रेनिंग के बाद 41 पॉइंट का एक नया रिकॉर्ड स्कोर सेट किया। यह पुराने मॉडल्स को ट्रेन करने में आने वाले खर्च का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि ट्रांसफॉर्मर दूसरे लैंग्वेज टास्क्स के लिए भी अच्छी तरह काम करता है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, तब भी जब ज्यादा ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल न हो। पेज के एंड में ऑथर्स शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे मिलकर काम किया। फॉर इंस्टेंस, जेकब ने रिकरेंट नेटवर्क्स को सेल्फ अटेंशन से रिप्लेस करने का सजेशन दिया, जबकि आशीष और इलिया ने पहले मॉडल्स बनाए। नोम ने की अटेंशन मेथड्स को डिजाइन किया, निकी ने कई वर्जन्स को टेस्ट किया, लियो ने कोड और विजुअलाइजेशन पर काम किया और लुकास और एडन ने उस लाइब्रेरी को बनाया जिसने रिसर्च को बहुत तेजी से चलाने में मदद की। आसान शब्दों में, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, खासकर लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और गेटेड रिकरेंट नेटवर्क्स, लंबे समय से लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने, सीक्वेंसेस को मॉडल करने के लिए स्टैंडर्ड टूल्स रहे हैं। कई रिसर्चर्स ने इन मॉडल्स को इंप्रूव करने की कोशिश की। हालांकि रिकरेंट मॉडल स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इसका मतलब है कि वे एक वर्ड को प्रोसेस करते हैं, अपनी मेमोरी को अपडेट करते हैं और फिर नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। क्योंकि उन्हें पिछला स्टेप खत्म होने का वेट करना पड़ता है, वे एक ही समय में कई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। कंप्यूटर मेमोरी लिमिट्स की वजह से लंबे सेंटेंसेस के लिए यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने इसे फास्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप की लिमिट बनी रही। अटेंशन मैकेनिज्म्स को वर्ड्स को कनेक्ट करके हेल्प करते हैं, चाहे वे सेंटेंस में एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों न हों। लेकिन लगभग सभी सिस्टम्स अभी भी रिकरेंट नेटवर्क्स के साथ अटेंशन का यूज करते थे। रिसर्चर्स ने ट्रांसफॉर्मर को प्रपोज किया जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से पूरी तरह छुटकारा दिला देता है। इसके बजाय ये वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए केवल अटेंशन पर रिलाई करता है। इससे कंप्यूटर एक ही समय में कई वर्ड्स को प्रोसेस कर पाता है, जिससे यह बहुत फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने सिर्फ 12 आवर्स तक 8P100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर ट्रेनिंग के बाद टॉप परफॉर्मेंस अचीव की। नेक्स्ट, आइए इन कैलकुलेशंस को स्पीड अप करने के दूसरे अटेम्प्ट्स को देखते हैं। एक्सटेंडेड न्यूरल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बाइटनेट और कन्वोल्यूशनल सीक्वेंस टू सीक्वेंस जैसे मॉडल्स ने वर्ड्स को पैरेलल में प्रोसेस करने के लिए कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स का यूज किया। लेकिन उन मॉडल्स में 2 दूर के वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए जरूरी स्टेप्स बीते जाते हैं, जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस बीता है। इससे मॉडल के लिए यह सीखना मुश्किल हो जाता है कि दूर के वर्ड्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में यह स्टेप काउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, हालांकि यह डिटेल्स को थोड़ा ब्लरी बना सकता है। ऑथर्स ने इसे मल्टी हेड अटेंशन नाम की चीज का यूज करके फिक्स किया। साथ ही सेल्फ अटेंशन, जो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करता है, बहुत यूजफुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और टेक्स्ट को समराइज करने में हेल्प करता है। दूसरे मॉडल्स ने मेमोरी नेटवर्क्स का यूज किया, लेकिन ट्रांसफॉर्मर पहला ऐसा ट्रांसलेशन मॉडल है जो बिना किसी रिकरेंट या कन्वोल्यूशनल स्टेप्स के पूरी तरह से सेल्फ अटेंशन पर रिलाई करता है। नेक्स्ट, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि मॉडल कैसे बिल्ट है। मोस्ट ट्रांसलेशन मॉडल्स एक एनकोडर डिकोडर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में एनकोडर इनपुट वर्ड्स को X1 से XN तक लेता है और उन्हें नंबर्स की एक लिस्ट में Z1 से ZN तक चेंज कर देता है, जो उनके मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर डिकोडर इन नंबर्स का यूज करके आउटपुट वर्ड्स को Y1 से YM तक एक एक करके जनरेट करता है। हर बार जब डिकोडर एक नया वर्ड जनरेट करता है, तो वह यह डिसाइड करने में हेल्प के लिए अपने द्वारा अभी क्रिएट किए गए वर्ड्स को भी देखता है कि आगे क्या आएगा। फिगर 1 ट्रांसफॉर्मर मॉडल के आर्किटेक्चर को दिखाता है। ट्रांसफॉर्मर इस स्ट्रक्चर को एनकोडर और डिकोडर दोनों के लिए स्टैक्ड सेल्फ अटेंशन और सिंपल कनेक्टेड लेयर्स के साथ यूज करता है। इन्हें फिगर 1 के लेफ्ट और राइट हाफ में दिखाया गया है।
चलिए एनकोडर और डिकोडर स्टैक्स को देखते हैं। एनकोडर 6 आइडेंटिकल लेयर्स के स्टैक से बना है। हर लेयर में 2 स्मॉलर पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट एक मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है और दूसरा पार्ट एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जो हर पोजीशन को प्रोसेस करता है। हम इन 2 पार्ट्स में से हर एक के अराउंड एक शॉर्टकट कनेक्शन यूज करते हैं, जिसके बाद डेटा को नॉर्मलाइज करने का एक स्टेप होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम नॉर्मलाइज करने से पहले पार्ट के इनपुट को उसके आउटपुट में ऐड करते हैं। इन शॉर्टकट कनेक्शंस को काम कराने के लिए मॉडल के सभी पार्ट्स, जिसमें स्टार्टिंग लेयर्स भी शामिल हैं, 512 के साइज का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद डिकोडर भी 6 आइडेंटिकल लेयर्स के स्टैक से बना है। एनकोडर में मिलने वाले 2 पार्ट्स के अलावा डिकोडर एक थर्ड पार्ट ऐड करता है। ये थर्ड पार्ट एनकोडर स्टैक से आने वाले आउटपुट पर मल्टी हेड अटेंशन परफॉर्म करता है। एनकोडर की तरह ही हम हर पार्ट के लिए शॉर्टकट कनेक्शंस और नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। हम डिकोडर में सेल्फ अटेंशन पार्ट को भी चेंज करते हैं ताकि ये फ्यूचर वर्ड्स को न देख सके। ये हाइडिंग प्रोसेस आउटपुट को वन पोजीशन से शिफ्ट करने के साथ ये इंश्योर करती है कि किसी भी वर्ड के लिए प्रेडिक्शन केवल उन वर्ड्स पर डिपेंड करे जो उससे पहले आए थे। इसके अलावा चलिए डिस्कस करते हैं कि अटेंशन कैसे काम करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक अटेंशन फंक्शन एक क्वेरी और की वैल्यू पेयर्स के सेट को एक आउटपुट से मैच करता है। ये सभी नंबर्स की लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फाइनल आउटपुट को वैल्यूज को एक साथ ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हम हर वैल्यू को डिफरेंट वेट्स देते हैं। ये वेट क्वेरी को उसकी मैचिंग की से कंपेयर करके डिसाइड किया जाता है। फिगर 2 टाइप्स के अटेंशन दिखाता है। लेफ्ट में हम स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन देखते हैं। राइट में हम मल्टी हेड अटेंशन देखते हैं, जिसमें एक ही समय पर चलने वाली कई अटेंशन लेयर्स होती हैं। चलिए स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन को डिटेल में देखते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इनपुट्स डी के डायमेंशन की क्वेरीज और कीज हैं और डी वी डायमेंशन की वैल्यूज हैं। हम क्वेरी को सभी कीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर रिजल्ट को डी के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं और फिर अपनी वैल्यूज के लिए फाइनल वेट्स पाने के लिए एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस में हम एक ही समय में कई क्वेरीज के लिए अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। हम उन्हें एक साथ मैट्रिसेस में पैक करते हैं जिन्हें क्यू के और वी कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम क्यू और के ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन को डी के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके उसका सॉफ्टमैक्स लेते हैं और फिर उस रिजल्ट को वी से मल्टीप्लाई करके अटेंशन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा 2 सबसे कॉमन अटेंशन मेथड्स एडिटिव अटेंशन और डॉट प्रोडक्ट अटेंशन है। हमारा मेथड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है, हम रिजल्ट्स को उसको स्केल करते हैं। एडिटिव अटेंशन एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क का यूज करके ये कैलकुलेट करता है कि क्वेरीज और कीज कितनी अच्छी तरह मैच करती हैं। वैसे तो थ्योरी में दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलर है, लेकिन प्रैक्टिस में डॉट प्रोडक्ट अटेंशन बहुत फास्ट है और कम स्पेस लेता है क्योंकि कंप्यूटर ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से रन कर सकते हैं। डीके की स्मॉल वैल्यूज के लिए दोनों मेथड सिमिलर परफॉर्म करते हैं, लेकिन लार्जर वैल्यूज के लिए अगर हम इसे स्केल नहीं करते हैं तो एडिटिव अटेंशन डॉट प्रोडक्ट अटेंशन से बेहतर है। हमें लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बड़े डीके के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। यह सॉफ्टमैक्स फंक्शन को उन एरियाज में धकेल देता है जहां ग्रेडियंट्स एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जिससे लर्निंग डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी क्वेरी और की के पार्ट्स 0 के मीन और 1 के वेरिएंस वाले इंडिपेंडेंट रैंडम नंबर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट का वेरिएंस डी के होता है। इसे फिक्स करने के लिए हम प्रोडक्ट्स को डी के स्क्वायर रूट से डिवाइड करके स्केल करते हैं। नेक्स्ट चलिए मल्टी हेड अटेंशन को डिस्कस करते हैं। फुल मॉडल डायमेंशन के साथ सिर्फ 1 अटेंशन फंक्शन परफॉर्म करने के बजाय हमने पाया कि डिफरेंट लर्नड प्रोजेक्शंस का यूज करके क्वेरीज कीज और वैल्यूज को h टाइम्स प्रोजेक्ट करना बेहतर है। ये उन्हें डी के और डीवी के स्मॉलर डायमेंशंस में प्रोजेक्ट करता है। हम इनमें से हर प्रोजेक्टेड वर्जन पर पैरेलल में अटेंशन फंक्शन रन करते हैं। हम इन सभी आउटपुट वैल्यूज को एक साथ कंबाइन करते हैं और फाइनल रिजल्ट पाने के लिए उन्हें एक बार और प्रोजेक्ट करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो मल्टीपल अटेंशन हेड्स का यूज करने से मॉडल को एक ही समय में सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को देखने में मदद मिलती है। अगर हम सिर्फ 1 अटेंशन हेड का यूज करते तो मॉडल बस सब कुछ एवरेज आउट कर देता, जिससे डिफरेंट डिटेल्स पर फोकस करना मुश्किल हो जाता। सिंपल शब्दों में इसका मतलब बस यह है कि हम सभी हेड्स के आउटपुट्स को एक साथ ग्लू करते हैं और उन्हें एक फाइनल वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। हर हेड क्वेरीज कीज और वैल्यूज के लिए अपने खुद के वेट्स के सेट का यूज करके अपना खुद का अटेंशन कैलकुलेशन करता है। हमारे मॉडल में हम 8 पैरेलल अटेंशन हेड्स का यूज करते हैं। हर हेड के लिए हम क्वेरीज कीज और वैल्यूज के साइज को श्रिंक करके 64 कर देते हैं। क्योंकि हम हेड के लिए इन साइजेज को छोटा कर देते हैं, इसलिए कंप्यूटर को जो टोटल कैलकुलेशन करनी पड़ती है वह फुल साइज वाले सिंगल हेड को यूज करने के लगभग बराबर ही होती है। नेक्स्ट चलिए उन 3 वेज को देखते हैं जिनसे हमारा मॉडल इस अटेंशन का यूज करता है। फर्स्ट, एनकोडर डिकोडर अटेंशन लेयर्स में क्वेरीज प्रीवियस डिकोडर लेयर से आती हैं, जबकि कीज और वैल्यूज एनकोडर आउटपुट से आती हैं। इसका मतलब बस ये है कि डिकोडर इनपुट सेंटेंस के हर वर्ड को देख सकता है। सेकंड, एनकोडर में सेल्फ अटेंशन लेयर्स होती हैं। यहाँ सभी क्वेरीज कीज और वैल्यूज प्रीवियस एनकोडर लेयर से आती हैं। ये एनकोडर में हर पोजीशन को प्रीवियस लेयर की सभी दूसरी पोजीशंस को देखने की परमिशन देता है। थर्ड, डिकोडर में भी सेल्फ अटेंशन लेयर्स होती हैं। यह डिकोडर में हर पोजीशन को डिकोडर के सभी प्रीवियस वर्ड्स को देखने देता है, लेकिन हमें डिकोडर को फ्यूचर वर्ड्स को आगे देखने से रोकना होगा।
हम कैलकुलेशन के दौरान फ्यूचर पोजीशंस को हाइड या मास्क करके ऐसा करते हैं, जिसके लिए हम सॉफ्टमैक्स स्टेप से पहले उनकी वैल्यूज को -इन्फिनिटी पर सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, अटेंशन लेयर्स के अलावा हमारे एनकोडर और डिकोडर की हर लेयर में एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क हर पोजीशन पर सेपरेटली और बिल्कुल सेम तरीके से अप्लाई किया जाता है। इसमें बीच में एक एक्टिवेशन फंक्शन के साथ 2 लीनियर स्टेप्स होते हैं, जिसे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट कहा जाता है। भले ही हर पोजीशन के लिए स्टेप्स सेम हो, लेकिन वे एक लेयर से दूसरी लेयर में डिफरेंट सेटिंग्स का यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में आप इसे साइज 1 के 2 स्मॉल फिल्टर्स की तरह सोच सकते हैं। इनपुट और आउटपुट साइज 512 है और मिडिल लेयर का साइज 2048 है। साथ ही दूसरे ट्रांसलेशन मॉडल्स की तरह हम इनपुट और आउटपुट वर्ड्स को 512 साइज के नंबर्स की लिस्ट में बदलने के लिए लर्न्ड एम्बेडिंग्स का यूज करते हैं। हम डिकोडर आउटपुट को नेक्स्ट वर्ड के प्रेडिक्शंस में बदलने के लिए एक स्टैंडर्ड लीनियर स्टेप और एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन का भी यूज करते हैं। हमारे मॉडल में हम एम्बेडिंग लेयर्स और फाइनल प्रेडिक्शन स्टेप बीच सेम वेट सेटिंग्स शेयर करते हैं। एम्बेडिंग लेयर्स में हम इन वेट्स को 512 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स आपस में कैसे कंपेयर करती हैं। हम इन्हें 3 चीज़ों का यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं। पर लेयर वे कितना मैथ करती हैं, एक के बाद एक कितने स्टेप्स किए जाने चाहिए, और किन्हीं भी 2 पोजीशंस के बीच सिग्नल्स को मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। फर्स्ट, सेल्फ अटेंशन के लिए पर लेयर मैथ बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम्स d है। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस बिग O ऑफ 1 है और मैक्सिमम पाथ लेंथ भी बिग O ऑफ 1 है। सेकंड, रिकरेंट लेयर्स के लिए पर लेयर मैथ बिग O ऑफ n टाइम्स d स्क्वायर्ड है। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस बिग O ऑफ n है और मैक्सिमम पाथ लेंथ बिग O ऑफ n है। थर्ड, कन्वोल्यूशनल लेयर्स के लिए पर लेयर मैथ बिग O ऑफ k टाइम्स n टाइम्स d स्क्वायर्ड है। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस बिग O ऑफ 1 है और मैक्सिमम पाथ लेंथ बिग O ऑफ log बेस k ऑफ n है। फोर्थ, रेस्ट्रिक्टेड सेल्फ अटेंशन के लिए पर लेयर मैथ बिग O ऑफ r टाइम्स n टाइम्स d है। सीक्वेंशियल ऑपरेशंस बिग O ऑफ 1 है और मैक्सिमम पाथ लेंथ बिग O ऑफ n डिवाइडेड बाय r है। यहाँ n सीक्वेंस लेंथ है, d रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन है, k कन्वोल्यूशंस का कर्नल साइज है और r नेबरहुड का साइज है। नेक्स्ट, चलिए पोजीशनल एनकोडिंग के बारे में बात करते हैं। चूंकि हमारा मॉडल एक रिकरेंट नेटवर्क की तरह वर्ड्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करता है और न ही कन्वोल्यूशनल नेटवर्क की तरह स्लाइडिंग विंडोज का यूज करता है, इसलिए इसके पास वर्ड्स के ऑर्डर को जानने का कोई तरीका नहीं होता। इसे फिक्स करने के लिए हमें सेंटेंस में हर वर्ड की पोजीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। हम एनकोडर और डिकोडर स्टैक्स के बिल्कुल बॉटम में हमारे वर्ड एम्बेडिंग्स में पोजीशनल एनकोडिंग्स को ऐड करके ऐसा करते हैं। इन पोजीशनल एनकोडिंग्स का साइज हमारी एम्बेडिंग्स के बराबर ही होता है, जिसे डी मॉडल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम इन्हें सिंपली आपस में ऐड कर सकते हैं। इस काम में हम इन एनकोडिंग्स को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाले साइन और कोसाइन फंक्शंस का यूज करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, हम वर्ड की पोजीशन और डायमेंशन इंडेक्स के बेसिस पर साइन और कोसाइन फॉर्मूलाज का यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। इन वेव्स की वेवलेंस 2π से लेकर 10,000 टाइम्स 2π तक होती है। हमने इस मेथड को इसलिए चुना क्योंकि हमारा मानना था कि इससे मॉडल के लिए रिलेटिव पोजीशंस के बीच रिलेशंस को लर्न करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक वर्ड दूसरे वर्ड से एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, तो मॉडल सिंपल मैथ का यूज करके उनके रिलेशन को आसानी से समझ सकता है। हमने लर्न्ड पोजीशनल एम्बेडिंग्स का यूज करने की भी कोशिश की, जिसका मतलब है मॉडल को खुद से पोजीशंस लर्न करने देना, और पाया कि दोनों तरीकों से लगभग सेम रिजल्ट्स मिले। हमने साइन और कोसाइन वर्जन को इसलिए चुना क्योंकि ये मॉडल को उन सेंटेंस को भी हैंडल करने की परमिशन देता है जो ट्रेनिंग के दौरान देखे गए किसी भी सेंटेंस से लंबे हैं। नेक्स्ट, चलिए देखते हैं कि हम सेल्फ अटेंशन का यूज क्यों करते हैं। हम सेल्फ अटेंशन लेयर्स को रिकरेंट और कन्वोल्यूशनल लेयर्स से कंपेयर करते हैं, जिनका यूज आमतौर पर वर्ड्स के एक सीक्वेंस को सेम लेंथ के दूसरे सीक्वेंस में बदलने के लिए किया जाता है। बेस्ट लेयर चुनने के लिए हम 3 इंपॉर्टेंट गोल्स पर ध्यान देते हैं। पहला गोल कंप्यूटर को पर लेयर टोटल कितना मैथ करना पड़ता है वह है। दूसरा गोल यह है कि कितना काम एक ही समय पर किया जा सकता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस के मिनिमम नंबर से मेजर करते हैं। तीसरा गोल नेटवर्क में दूर के वर्ड्स के बीच की पाथ लेंथ है। दूर के वर्ड्स के बीच के रिलेशंस को लर्न करना एक बड़ा चैलेंज है। किन्हीं भी 2 पोजीशंस के बीच सिग्नल्स को जितना छोटा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, मॉडल के लिए इन रिलेशंस को लर्न करना उतना ही आसान होगा। इसलिए हम किन्हीं भी 2 इनपुट और आउटपुट पोजीशंस के बीच मैक्सिमम पाथ लेंथ को कंपेयर करते हैं। जैसा कि हमने अपने कंपैरिजन में देखा, एक सेल्फ अटेंशन लेयर कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस का यूज करके सभी पोजीशंस को कनेक्ट करती है। इसके अपोजिट एक रिकरेंट लेयर को उतने स्टेप्स की जरूरत होती है जो सेंटेंस की लेंथ के साथ बदले जाते हैं। मैथ कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में जब सेंटेंस लेंथ एन डायमेंशन साइज डी से छोटी होती है, तो सेल्फ अटेंशन लेयर्स रिकरेंट लेयर्स से फास्टर होती हैं। मशीन ट्रांसलेशन में बेस्ट मॉडल्स द्वारा यूज किए जाने वाले सेंटेंस रिप्रेजेंटेशंस जैसे वर्ड पीस और बाइट पैर रिप्रेजेंटेशंस के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं, तो कंप्यूटर को फास्टर रन करने के लिए हम सेल्फ अटेंशन को केवल आर साइज के पास के वर्ड्स के एक छोटे ग्रुप को देखने तक लिमिट कर सकते हैं। इससे लॉन्गेस्ट पाथ बिग O ऑफ n डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। हम फ्यूचर में इस आइडिया को और स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं।
नेक्स्ट, सेंटेंस लेंथ से छोटी विड्थ के वाले एक सिंगल कन्वोल्यूशन स्टेप से सभी वर्ड्स कनेक्ट नहीं हो सकते। उन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें एक के ऊपर एक कई लेयर्स स्टैक करनी होंगी। यह सिग्नल के लिए पाथ को लंबा बना देता है। इसके अलावा कन्वोल्यूशन स्टेप्स आमतौर पर के फैक्टर से रिकरेंट स्टेप्स से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। हम इसे बहुत चीपर बनाने के लिए सेपरेबल कन्वोल्यूशंस नाम के एक स्पेशल टाइप का यूज कर सकते हैं। लेकिन तब भी अगर विड्थ के सेंटेंस लेंथ के इक्वल है तो मैथ वैसा ही है जैसे एक सेल्फ अटेंशन लेयर को फीड फॉरवर्ड लेयर के साथ कंबाइन करना, जो कि वही मेथड है जिसे हम अपने मॉडल में यूज करते हैं। इसी वर्ड्स में कहें तो सेल्फ अटेंशन ये समझना भी आसान बनाता है कि मॉडल कैसे काम करता है। हम देख सकते हैं कि मॉडल अपना अपना अटेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमने पाया कि डिफरेंट अटेंशन हेड्स डिफरेंट जॉब्स करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई हेड सेंटेंसेस के ग्रामर और मीनिंग से रिलेटेड बिहेवियर दिखाते हैं। नेक्स्ट, आइए देखें कि हम अपने मॉडल्स को कैसे ट्रेन करते हैं। फर्स्ट, ट्रेनिंग डेटा और ग्रुपिंग के लिए हमने अपने मॉडल को लगभग 4.5 मिलियन सेंटेंस पेयर्स वाले एक स्टैंडर्ड इंग्लिश टू जर्मन डेटा सेट पर ट्रेन किया। हमने बाइट पेयर एनकोडिंग का यूज किया जो हमें 37,000 वर्ड्स की वोकेबुलरी देता है। इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए हमने 36 मिलियन सेंटेंसेस के एक बहुत बड़े डेटा सेट और 32,000 वर्ड पीसेस की वोकेबुलरी का यूज किया। हमने सिमिलर लेंथ वाले सेंटेंसेस को एक साथ ग्रुप किया। हर ट्रेनिंग ग्रुप में लगभग 25,000 सोर्स वर्ड्स और 25,000 टारगेट वर्ड्स थे। नेक्स्ट, हार्डवेयर और शेड्यूल के लिए हमने अपने मॉडल्स को 8 NVIDIA P100 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले वन कंप्यूटर पर ट्रेन किया। हमारे बेसिक मॉडल्स के लिए हर ट्रेनिंग स्टेप में लगभग 0.4 सेकंड्स लगे। हमने इन बेसिक मॉडल्स को 100,000 स्टेप्स के लिए ट्रेन किया जिसमें लगभग 12 आवर्स लगे। हमारे लार्जर मॉडल्स के लिए हर स्टेप में 1.0 सेकंड्स लगे और हमने उन्हें 300,000 स्टेप्स के लिए ट्रेन किया जिसमें लगभग 3.5 डेज लगे। नेक्स्ट, हमने मॉडल को लर्न करने में हेल्प करने के लिए एडम ऑप्टिमाइजर नाम के एक टूल का यूज किया। हमने फर्स्ट रेट को 0.9, सेकंड रेट को 0.98 और एरर लिमिट को 10 टू द पावर ऑफ -9 पर सेट किया। हमने ट्रेनिंग के दौरान लर्निंग स्पीड को चेंज किया। सिंपली कहें तो हमने फर्स्ट 4,000 स्टेप्स के लिए लर्निंग स्पीड को स्टेडीली बढ़ाया। उसके बाद हमने इसे धीरे धीरे डिक्रीज किया। साथ ही हम ट्रेनिंग के दौरान 3 टाइप्स के रेगुलराइजेशन का यूज करते हैं। आइए टेबल 2 को देखते हैं जो पुराने मॉडल्स के अगेंस्ट हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह भी ALU स्कोर्स दिखाता है जो ट्रांसलेशन क्वालिटी को मेजर करते हैं और ट्रेनिंग कॉस्ट्स को भी शो करता है। इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन में बेस ट्रांसफॉर्मर को 27.3 मिलता है और बिग ट्रांसफॉर्मर को 28.4 मिलता है। इंग्लिश टू फ्रेंच में बेस को 38.1 मिलता है और बिग को 41.8 मिलता है। सिंपली कहें तो हमारे मॉडल्स बहुत कम कंप्यूटर पावर का यूज करके भी बेहतर ट्रांसलेशन स्कोर्स अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग ट्रांसफॉर्मर को इंग्लिश टू जर्मन के लिए केवल 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 19 मैथ ऑपरेशंस की जरूरत होती है, जो गूगल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम जैसे पुराने मॉडल्स की तुलना में काफी चीपर है। नेक्स्ट, आइए रेसिड्यूल ड्रॉप आउट के बारे में बात करते हैं। हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज करने से रोकने के लिए ड्रॉप आउट नाम की एक टेक्निक का यूज करते हैं। हम इसे इनपुट में ऐड करने और नॉर्मलाइज करने से पहले हर सब लेयर के आउटपुट पर अप्लाई करते हैं। साथ ही हम एनकोडर और डिकोडर दोनों में कंबाइंड वर्ड रिप्रेजेंटेशंस और पोजीशन इंफॉर्मेशन पर भी ड्रॉप आउट अप्लाई करते हैं। हमारे बेसिक मॉडल के लिए हम इस रेट को 0.1 पर सेट करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम ट्रेनिंग के दौरान रैंडमली 10% सेटिंग्स को टर्न ऑफ कर देते हैं ताकि मॉडल को बेहतर तरीके से लर्न करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट, हम 0.1 की वैल्यू के साथ लेबल स्मूथिंग का यूज करते हैं। इजी वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब है कि हम मॉडल को 100% कॉन्फिडेंट होने के बजाय अपने आंसर्स के बारे में थोड़ा अनश्योर होना ट्रेन करते हैं। हालांकि इससे मॉडल का सेल्फ इवैल्यूएशन थोड़ा वर्स दिखाई देता है, लेकिन यह एक्चुअल में फाइनल एक्यूरेसी और भी ALU स्कोर को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, आइए अपने ट्रांसलेशन रिजल्ट्स को देखते हैं। इंग्लिश टू जर्मन टास्क पर हमारे बिग मॉडल ने 28.4 स्कोर किया, जो एक नया रिकॉर्ड है। यह पिछले बेस्ट मॉडल से 2 पॉइंट्स से भी ज्यादा हायर है। इस बिग मॉडल को ट्रेन करने में 8 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का यूज करके 3.5 डेज लगे। यहां तक कि हमारा बेसिक मॉडल भी पिछले मॉडल्स की तुलना में बेहतर परफॉर्म करता है, जबकि इसे ट्रेन करने में बहुत कम कॉस्ट आती है। इंग्लिश टू फ्रेंच टास्क पर हमारे बिग मॉडल ने 41.0 स्कोर किया। यह पिछले सभी सिंगल मॉडल से बेहतर है और इसकी कॉस्ट बेस्ट मॉडल की ट्रेनिंग कॉस्ट के 1/4 से भी कम थी। इस फ्रेंच ट्रांसलेशन मॉडल के लिए हमने 0.3 के बजाय 0.1 के ड्रॉप आउट रेट का यूज किया। अपने फाइनल रिजल्ट्स पाने के लिए हमने मॉडल के कई सेव्ड वर्जन्स का एवरेज निकाला। बेसिक मॉडल के लिए हमने लास्ट 5 सेव्ड वर्जन्स का एवरेज निकाला। बिग मॉडल के लिए हमने लास्ट 20 सेव्ड वर्जन्स का एवरेज निकाला। हमने बेस्ट ट्रांसलेशंस फाइंड करने के लिए 4 की विड्थ के साथ बीम सर्च नाम के एक मेथड का भी यूज किया। हमने मैक्सिमम ट्रांसलेशन लेंथ को इनपुट लेंथ +50 पर सेट किया, लेकिन ट्रांसलेशन फिनिश होने पर हम इसे जल्दी स्टॉप कर देते हैं। हमने ट्रेनिंग टाइम, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या और हर यूनिट की स्पीड को मल्टीप्लाई करके टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट का एस्टीमेट लगाया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक P100 यूनिट की स्पीड 9.5 टेराफ्लॉप्स होने का एस्टीमेट लगाया।
नेक्स्ट हम देखना चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मर के डिफरेंट पार्ट्स इसकी परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। ऐसा करने के लिए हमने अपने बेस मॉडल में स्मॉल चेंजेस किए और इंग्लिश टू जर्मन जर्मन ट्रांसलेशन टास्क पर उनका टेस्ट किया। आइए टेबल 3 को देखते हैं, जो दिखाती है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर डिजाइन में स्मॉल चेंजेस करते हैं तो क्या होता है। ये सभी टेस्ट्स इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन टेस्ट सेट पर किए गए हैं, जिसे न्यूज टेस्ट 2013 कहा जाता है। हमने पहले वाला ही सर्च मेथड यूज किया, लेकिन मॉडल के डिफरेंट सेव्ड वर्जन्स को कंबाइन किए बिना। टेबल 3 में लेबल ए के अंडर वाली रोज में हम अटेंशन हेड्स की संख्या और अटेंशन कीज और वैल्यूज के इसके साइज को चेंज करते हैं। हम टोटल मैथ ऑपरेशंस के अमाउंट को सेम रखते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सिर्फ वन अटेंशन हेड यूज करने से बेस्ट सेटिंग के कंपैरिजन में ट्रांसलेशन स्कोर 0.9 पॉइंट्स खराब हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हेड्स होने से भी क्वालिटी ड्रॉप होती है। नेक्स्ट लेबल बी के अंडर वाली रोज में हम देखते हैं कि अटेंशन की साइज को स्मॉलर करने से मॉडल की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इजी वर्ड्स में इसका मतलब है कि यह पता लगाना कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं सिंपल नहीं है, और हमें सिर्फ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से ज्यादा एडवांस मेथड की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा लेबल सी और डी के अंडर वाली रोज में हम देखते हैं कि जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, बिगर मॉडल्स बेटर परफॉर्म करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि मॉडल को सिर्फ ट्रेनिंग डेटा मेमोराइज करने से रोकने के लिए ड्रॉप आउट यूज करना बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट रोई में हम अपने वेव जैसे पोजीशन मार्कर्स को लर्नड पोजीशन मार्कर्स से रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मॉडल अपने आप पोजीशंस को लर्न करता है। इसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट हमारे बेसिक मॉडल जैसे ही हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मर अदर लैंग्वेज टास्क्स पर भी अच्छा काम कर सकता है। हमने इसे इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग पर टेस्ट किया, जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के बारे में है। यह टास्क डिफिकल्ट है क्योंकि आउटपुट को स्ट्रिक्ट ग्रामर रूल्स फॉलो करने होते हैं और ये इनपुट सेंटेंस से काफ़ी लंबा होता है। साथ ही जब ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा नहीं होता है तो पुराने रिकरेंट मॉडल्स को अच्छे रिजल्ट्स पाने में स्ट्रगल करना पड़ा है। हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट पर 1024 के साइज वाला एक 4 लेयर ट्रांसफॉर्मर ट्रेन किया, जिसमें लगभग 40,000 ट्रेनिंग सेंटेंसेस हैं। हमने इसे 17 मिलियन सेंटेंसेस के एक बहुत बिके डेटासेट के साथ सेमी सुपरवाइज्ड मेथड का यूज करके भी ट्रेन किया। हमने स्मॉलर डेटासेट के लिए 16,000 वर्ड्स और लार्जर डेटासेट के लिए 32,000 वर्ड्स की वोकेबुलरी यूज की। हमने एक स्मॉल डेवलपमेंट सेट पर ड्रॉप आउट रेट्स, लर्निंग स्पीड्स और सर्च विड्थ चूज करने के लिए केवल कुछ ही स्मॉल टेस्ट्स रन किए। बाकी सभी सेटिंग्स हमारे बेसिक इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेशन मॉडल की तरह ही रहीं। आइए टेबल 4 को देखते हैं, जो ये दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मर इंग्लिश सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में कैसा परफॉर्म करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट के सेक्शन 23 का यूज करके ये टेबल एक स्टैंडर्ड मेजर जिसे F1 स्कोर कहा जाता है उसका यूज करके डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करती है। केवल वॉल स्ट्रीट जर्नल डेटासेट पर ट्रेन किए गए मॉडल्स के लिए विन्याल्स और काइजर के मॉडल स्कोर 8.3 है। पेट्रोव के बर्कले पार्सर का स्कोर 90.4 है। जू के मॉडल का स्कोर 90.4 है। डायर के मॉडल का स्कोर 91.7 है। हमारे 4 लेयर ट्रांसफॉर्मर का स्कोर 91.3 है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा डेटा का यूज करने वाले मॉडल्स के लिए, जिसे सेमी सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग कहा जाता है, जू के मॉडल का स्कोर 91.3 है। हुआंग और हार्पर के मॉडल का स्कोर नल का स्कोर 91.3 है। मैकाक्लोस्की के मॉडल का स्कोर 92.1 है। विन्याल्स और काइजर के मॉडल का स्कोर 92.1 है। हमारे 4 लेयर ट्रांसफॉर्मर का स्कोर 92.7 है। साथ ही लुआंग के मल्टी टास्क मॉडल का स्कोर 93.0 है और डायर के जनरेटिव मॉडल का स्कोर 93.3 है। हमने मैक्सिमम आउटपुट लेंथ को इनपुट लेंथ प्लस 300 तक बढ़ा दिया। हमने दोनों ट्रेनिंग सेटिंग्स के लिए 21 की सर्च विड्थ और 0.3 का स्केलिंग फैक्टर यूज किया। टेबल 4 में हमारे रिजल्ट्स दिखाते हैं कि भले ही हमने इस स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने मॉडल को कस्टमाइज नहीं किया था, फिर भी ये सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म करता है। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ग्रामर को छोड़कर लगभग सभी प्रीवियस मॉडल्स से बेहतर रिजल्ट्स देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मर बहुत फ्लेक्सिबल है। साथ ही पुराने रिकरेंट सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल से अलग ट्रांसफॉर्मर बर्कले पार्सर से बेहतर परफॉर्म करता है, तब भी जब हम इसे केवल 40,000 सेंटेंसेस के स्मॉल डेटासेट पर ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट आइए अपने काम को कंक्लूड करते हैं। इस पेपर में हमने ट्रांसफॉर्मर को प्रेजेंट किया। यह सीक्वेंस को ट्रांसलेट करने का पहला ऐसा मॉडल है जो पूरी तरह से अटेंशन पर रिलाई करता है। यह पुराने डिजाइन्स में कॉमनली यूज होने वाली रिकरेंट लेयर्स को मल्टी हेडेड सेल्फ अटेंशन से रिप्लेस करता है। सिंपल शब्दों में कहें, यह ट्रांसफॉर्मर को पुराने डिजाइन्स की कंपैरिजन में बहुत फास्टर ट्रेन होने की परमिशन देता है। इंग्लिश टू जर्मन और इंग्लिश टू फ्रेंच दोनों ट्रांसलेशन टास्क पर हमने अब तक के बेस्ट रिजल्ट्स अचीव किए हैं। इंग्लिश टू जर्मन टास्क में हमारा बेस्ट मॉडल पुराने मॉडल्स के ग्रुप्स के कंबाइंड परफॉर्मेंस से भी बेहतर परफॉर्म करता है। हम अटेंशन बेस्ड मॉडल्स के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हैं और उन्हें दूसरे टास्क पर अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं। हम ट्रांसफॉर्मर को टेक्स्ट के अलावा दूसरे इनपुट्स और आउटपुट्स जैसे कि इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के साथ काम करने के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम कम स्टेप बाय स्टेप काम करके मॉडल से आउटपुट को और फास्टर जनरेट कराना भी चाहते हैं। हमारे मॉडल्स को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए जो कोड हमने यूज किया था वह गिटहब पर टेंसरफ्लो टेंसर टू टेंसर रिपोजिटरी पर ऑनलाइन अवेलेबल है। साथ ही
हम नल काल्चब्रेनर और स्टीफन गाउस के हेल्पफुल कमेंट्स और इंस्पिरेशन के लिए उनके बहुत आभारी हैं। नेक्स्ट, आइए अपने कुछ रेफरेंसेस शेयर करते हैं। फर्स्ट, जिमी लेइबा, जेमी रयान कीरोस और जेफरी हिंटन द्वारा लेयर नॉर्मलाइजेशन पर एक पेपर जो 2016 में पब्लिश हुआ था। सेकंड, दिमित्री बहदानो, क्युंगह्यून चो और योशुआ बेंगियो द्वारा न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर एक पेपर जो 2014 में पब्लिश हुआ था। थर्ड, डेनी ब्रिट्जर, एना गोल्डी, मिनथंग लुआंग और क्वोकले द्वारा ट्रांसलेशन डिजाइंस को एक्सप्लोर करने वाला एक पेपर जो 2017 में पब्लिश हुआ था। फोर्थ, जियानपेंग चेंग, ली डोंग और मिरेला लापाटा द्वारा मेमोरी नेटवर्क्स पर एक पेपर जो 2016 में पब्लिश हुआ था।